हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, स्वागत आप सभी का। अंजलि, यादव, धीरज, स्वाद, अजीत, हेमलता, प्रेमलाल, कपिल, बहुत अच्छे। हाँ जी, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। तुम्हें कहाँ लेकर जाएंगे घुमाने के लिए? बिल्कुल इंदौर में लेकर चलेंगे। हाँ, आज बाल दिवस है। आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म और कल से नया टॉपिक शुरू। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करें। आइए, क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने है। और देखिए आप लोग इसको जल्दी। एक व्यक्ति ने एक निश्चित पैसा बैंक में जमा किया। बैंक उसे प्रतिवर्ष 10% की दर से ब्याज देता है। पहले वर्ष के अंत में 3500 रुपए जमा किया, दूसरे वर्ष के अंत में 5000 निकाले और तीसरे वर्ष के अंत में 18,700 रुपए मिलता है। उसका प्रारंभिक निवेश ज्ञात करिए। देखो क्या होता है, एक आपके पास पहला साल है। आप तब तक प्रश्न को और अच्छे से पढ़ लें। 3 साल है हमारे पास, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। और हर साल 10% ब्याज की दर मिलती है। तो 10% का मतलब हुआ कि अगर मैं 10 रुपए दूंगा तो मुझे 11 मिलेगा। दूसरे साल भी 10 रुपए दूंगा तो मुझे 11 मिलेगा। तीसरे साल भी 10 रुपए दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 11 मिलेगा। इतनी बात ओके है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई, है ना। अब आपसे यहां पे वो क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि यदि वह पहले वर्ष के अंत में 3500 रुपए जमा करता है और दूसरे वर्ष के अंत में 5000 निकालता है और तीसरे वर्ष के अंत में 18,700 रुपए मिलते हैं, तो बताइए उसने शुरुआत में कितना पैसा जमा किया। मैं आपको बताऊं, यह भी एक रिवर्स पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पे आपको रिवर्स जाना है। लास्ट से तीसरे साल से पहले साल पे जाना है। मुझे नहीं पता कि उसने शुरुआत में कितना पैसा जमा किया। हमें नहीं पता कितना पैसा जमा किया। ध्यान से समझना, उसने जो भी जमा किया उस पे 10% ब्याज मिलेगा। 10% ब्याज मिला और ब्याज मिलके फिर हमें नहीं पता कि कितना पैसा हो गया। फिर वो क्या करता है, उसमें 3500 रुपए और जमा करता है। मतलब ब्याज समेत जो पैसा मिला, इसमें 3500 रुपए जमा करे तो वो 3500 रुपए जमा करके अब दूसरा साल चालू हो गया। फिर यहां पे वापस से 10% ब्याज मिला, फिर ब्याज सहित कुछ राशि हो गई। फिर उसने क्या करा, इसमें से 5,000 रुपए निकाल लिए दूसरे साल के अंत में। अब तीसरा साल चालू हो गया, फिर जो पैसा था उस पर ब्याज मिला और तीसरे साल के अंत में जो पैसा हमारे हाथ में आया वो कितना है? 18,700। तो आपसे पूछा है कि बताइए शुरुआत में उसने जमा कितना किया था। बताइए, क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? है ना। अब नहीं भी आया तो अब आप ध्यान से देखिए, हम पूरा रिवर्स चलेंगे। पूरा ध्यान आप यहां पे रखिएगा। भाई हमें पता है कि सब कुछ होने के बाद सबसे लास्ट में 18,700 रुपए हमारे हाथ में आ रहे हैं, ठीक है, जो 11 के बराबर है। तो 18,700 अगर 11 के बराबर है तो 10 बराबर क्या? ठीक है, 11 से कैंसिल हुआ, 11 एकम 11 इंटू 7 और 17 इंटू 10। इसका मतलब यहां जो पैसा आएगा, यहां जो पैसा आएगा वो कितना आएगा? 17,000 आएगा। मतलब तीसरे वर्ष की शुरुआत में बैंक के हाथ में 17,000 आए। उसने बेचारे बैंक ने ईमानदारी से 10% ब्याज देके 18,700 दे दिया। अब मुद्दा समझना, ये 17,000 रुपए कब आए? जब आपने पिछले साल से 5,000 निकाल लिए। पिछले साल जो पैसा था उसमें से 5,000 निकाल लिया
तो बैंक के हाथ में कितना बचा? 17,000। तो मुझे पता चला कि 17 में 5 जोड़ दूं मैं, मतलब पिछले साल बैंक के हाथ में 22,000 थे, है ना? 22,000 थे, 5,000 निकाले तो 17,000 बचे, यानी पिछले साल 22,000। अब 11 की वैल्यू अगर 22,000 है तो 10 की वैल्यू कोई भी बता देगा 20,000 होगी। 11 दूनी 22 तो 10 दूनी 20, यानी यहां पे बैंक के हाथ में 20,000 रुपए आपने दिए थे, उसने 10% ब्याज देकर आपको कितना दे दिया? 22,000 दे दिया। फेयर इनफ। आगे चलते हैं। अब 3500 रुपए यहां जितना था, आपने 3500 मिलाया तो 22,000 हुआ, मतलब जो भी था उसमें 3500 मिलाया तो 22,000 हुआ। इसका मतलब इसमें से 20,000 में से 3500 रुपए कम करो तो यह आएगा आपका 16,500। यानी यहां पर बैंक के पास आपने जो भी जमा किया था उसमें 10% ब्याज मिलाकर बैंक के पास 16,500 रुपए हो गए थे, है ना? जो अपने आप में 11 के बराबर है। तो 16,500 अगर 11 के बराबर तो 10 के बराबर क्या? 11 से कैंसिल हुआ 1500 बार, 1500 इंटू 10, यानी शुरुआत में आपने कितने रुपए जमा किए थे? शुरुआत में आपने 15,000 रुपए जमा किए थे। 15,000, 15,000, ये आपका आंसर है। बताओ समझ आया कि नहीं आया? क्लियर भाई? ठीक है। सबसे आखिरी में 18,700, 11 की वैल्यू 18,700, तो 10 बराबर क्या? 17,000 रुपए कब हुए? जब 5,000 निकाल लिए, यानी पहले 22,000 थे। 11 बराबर 22,000 तो 10 बराबर 20,000। 20,000 कब हुए? जब 3500 रुपए दिए, 3500 मिलाए तो 20,000, यानी 3500 कम कर दो 16,500। 16,500 ब्याज मिलने के बाद है, तो शुरुआत में कितना पैसा जमा किया होगा? शुरुआत में 15,000 रुपए जमा किया होगा। 15,000, डी आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक। चलो भाई आगे चले। आइए, इस क्वेश्चन को कम से कम आप 2 या 3 बार पढ़िए, मजा आने वाला है इसमें। इसकी आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप कहोगे सर एकदम आत्मा तृप्त हो गई आज तो हमारी, इतना मजा आया इस क्वेश्चन में। ठीक। हाँ दीपक, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है भाई। देखो, इस क्वेश्चन की आपको पहले ट्रिक बताता हूं। इसकी ट्रिक और कॉन्सेप्ट उसके बाद बताऊंगा। इसकी ट्रिक बड़ी सिंपल है। आपसे कहा है 23:7। इस 7 का हमेशा आप 3 गुना लेंगे, जो भी यहां होगा इसका हमेशा 3 गुना। तो 7 का 3 गुना क्या होता है भाई? 21। तो बचा कितना? 2। 2 बचा। बस ये 2 रुपए इस 7 का कितना परसेंट है, ये आपका आंसर है। और इन्होंने 200/7 ही लिखा है, ये आंसर आ गया आपका। इस 7 का हमेशा आप 3 गुना करेंगे। 7 या 21, बचा 2, 2 रुपए ब्याज लगा 7 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ गया आपका 2/7। पर ऐसा क्यों होता है उसको डिटेल में समझते हैं। आपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ा। 3 साल और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात, ये जो 23 है, ये 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। और ये जो 7 रुपए है, ये 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है।
ये 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, ये 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आप बेहतर समझोगे। तो 10,000 रुपए मेरे पास है और ब्याज की दर में 10% ले लेता हूं और 3 साल ले लेता हूं। और 3 साल क्या, मुझे 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर बताना है। 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर और 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर, ये मुझे पता लगाना है। ठीक है, अब सुनिएगा बात ध्यान से। तो आप यहां पे समझना, 10% का मतलब 1/10 होता है। तो मैंने लिखा पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। ध्यान से देखना, अच्छे से फुल स्क्रीन करके कमेंट बंद कर दो अब, है ना। 10,000 का 10%, 10,000 का 10% कितना होगा, तो ये आ जाएगा पहले साल का ब्याज 1,000, दूसरे साल का भी 1,000, तीसरे साल का भी 1,000, फिर 1,000। दूसरा साल पहले साल से ब्याज मांगेगा 100, तीसरा साल इन तीनों से ब्याज मांगेगा, तो इसका 10% 100, इसका 10% 100 और इसका 10% 10। अब आपने कभी यहां पे ध्यान दिया, आपने कभी यहां पर यह ध्यान दिया कि ये हमेशा सेम आता है, और यहां अगर 100 आता है तो यहां भी 2 बार वही वैल्यू आएगी। 3 साल के क्वेश्चन में अगर यहां 50 रुपए आएगा ना, तो यहां दोनों जगह भी 50 रुपए आएगा। तो यहां जो वैल्यू आती है वो वैल्यू यहां 2 बार आती है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 3 साल का और 2 साल का अंतर बताइए, आपको एक चीज पता है कि सर ये तो कॉमन है, 3 साल हो या 2 साल हो, पहली लाइन तो हमेशा कॉमन होती है। 3 साल का जो अंतर है वो ये है, 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10, यानी 310। 2 साल का अंतर क्या है, अब आप तीसरे साल को भूल जाओ, तो 2 साल का अंतर क्या है, ये तो गया। तो 2 साल का अंतर क्या है, 2 साल का अंतर है 100। जीरो से आपका जीरो गया, तो यहां पे 31 बचा और यहां पे आपका 10 बचा। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मैं यही सवाल आपको ऐसे दे देता, कुछ भी नहीं होता, मैं आपसे बस ऐसे ही कहता कि भाई 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31:10 के अनुपात में है, तो ब्याज की दर बताओ, है ना। तो आपको जो ट्रिक बताई वो कैसे बताई, मैंने क्या कहा कि अगर यहां 10 है तो इसका 3 गुना करो, 10 का 3 गुना 30, 30 गया तो बचा कितना, 1 रुपए ब्याज लगा 10 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर कितनी है, 10% है। ब्याज की दर कितनी है, 10% है। ये मैंने आपको अब एग्जाम्पल बताया। अब दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात सुनना मेरी, आपको एक चीज पता है और वो ये कि ये हमेशा सेम आता है, यहां 1,000 है, यहां 1,000 है, तो यहां भी 1,000 है। इसका मतलब मैं इसको अगर ए नाम दे दूं तो यहां भी ए आएगा, यहां भी ए आएगा। आप बोलोगे ठीक है सर। अच्छा, यहां 100 आया है तो यहां भी आएगा। तो अगर मैं इसको बी नाम दे दूं तो यहां भी बी हमेशा आता है और यहां भी बी हमेशा आता है। और अगर इसको हम कुछ अलग नाम देना चाहें तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इसको हम सी नाम दे देते हैं, क्योंकि ये ब्याज पर ब्याज है। ठीक है, एक और चीज बताता हूं, प्रिंसिपल आपका कितना था, 10,000 था। 10,000 पे ब्याज लगा तो ए आया, ए पर ब्याज लगा तो बी आया, बी पर ब्याज लगा तो सी आया। ऐसे ही चलता है। ट्री मेथड आपको सबसे पहले दिन ही सिखाई थी मैंने, है ना। हाँ, अभी अभी चालू हो गई होगी वॉइस, पता नहीं कैसे बंद हो गई। अभी आ रही है वॉइस, कहां से वॉइस बंद हुई थी यार।
चलो मैं एक बार फिर से ये समझा देता हूं आपको। ये तो कॉमन हो गया, तो 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर क्या हो गया कि 3 बार बी और 1 बार सी, ये तीनों आएंगे तो 3 बार बी और 1 बार सी। और अगर 2 साल के सीआई एसआई का अंतर कहूं तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, बी। तो यहां पे हमने लिख दिया सिर्फ और सिर्फ बी। इतना ही मैंने बोला है ना। अब आगे चलो। अब मैं आपको यह समझा रहा हूं कि प्रिंसिपल आप ऐसे समझो कि मूलधन पर ब्याज लगा तो ए आया, ए पर ब्याज लगा तो बी आया, बी पर ब्याज लगा तो सी आया। अगर मुझे बी और सी पता चल जाए तो मैं दर निकाल सकता हूं। आपको पता है ना कि यहां पे 100 रुपए था और 100 पर ब्याज लग के 10 रुपए आया था। तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 10 रुपए ब्याज लगा तो 100 पर ही है, ये 10 रुपए ब्याज लगा तो 100 पर ही है, तो 10 रुपए 100 का कितना परसेंट है, तो आप इससे बता सकते हो ब्याज की दर कितनी है, 10 है ना। अगर मुझे ये दोनों पता चल जाए तो मैं ब्याज की दर बता सकता हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब आखिरी चीज बस ये है कि अगर मैं 3 साल के ब्याज को देखूं तो इस 3 साल के अंदर ये बी कितनी बार है, 3 बार है। तो अगर यहां से बी हटा दें 3 बार तो केवल क्या बचेगा, सी। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है 23:7। अब देखो 23:7 का लॉजिक समझना। 23:7 का मतलब क्या है कि इस 23 के अंदर बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 7 है, और ये बी यहां कितनी बार है, इसके अंदर 3 बार है। तो अगर बी की वैल्यू 7 है तो 7 या 21, इसमें से 21 गया तो कितना बचा, 2। ये 2 पता है क्या है, ये 2 सी है, ये सी की वैल्यू है। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि सी की जगह 2 आएगा और बी की जगह 7 आएगा। ठीक है, तो यहां 7 रुपए पर 2 रुपए ब्याज लगा होगा, तो 2 रुपए ब्याज लगा 7 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा ये। और एक्चुअल में क्या हुआ होगा कि भाई ए तो अपनी जगह ठीक है, 7 यहां, 7 यहां, 7 यहां और 2 यहां। एक्चुअल में हुआ ये होगा, तो ये पहली लाइन हमने उड़ाई, तो 7 या 21 और 2 23। 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर क्या है, 23। फिर अगर आप केवल 2 साल देखोगे तो 2 साल का अंतर क्या आएगा, 7। तो ऐसे 23:7 आया। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर भाई? हाँ, बोलो भाई, समझ आया? चलो, तो अब आपको लॉजिक समझ में आया। अब जैसे 23 और 7 देखा, यहां पे मेन खेलना किसका है, इस 7 का है। तो जैसे ही आपने 7 देखा आपका काम हो जाएगा। तो 7 7 7 और 2, इन सबका योग 23 आना चाहिए। तो 7 रुपए पर 2 रुपए ब्याज लगा, इसलिए हम ये प्रक्रिया करते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जल्दी से आप लोग सॉल्व करके बताइएगा बिना पेन उठाए, इसका आंसर क्या आएगा। हम्म। हाँ, अनीश, अभी करंट अफेयर्स वाली मैम जो है ना, उन्नति मैम, उनकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब है, इसलिए उनकी क्लास अभी नहीं लग रही है। हाँ, हो गया। सिंपल बात है भाई। ये 9 इसके अंदर कितनी बार है, 3 बार है, तो 9 तिया 27 गया, इसमें से 27 गया तो बचा 2/9 मल्टीप्लाई बाय 100।
और 2/9 मल्टीप्लाई बाय 100 का मतलब क्या होता है? 22 सही 2/9, 22 2/9%। ये आपका आंसर है, 22 2/9। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा 4-5 क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं जो 2024 में आए हैं, है ना। इस बार 2024 में कोई बहुत खतरनाक या नए सवाल नहीं आए, उनसे अच्छे सवाल हम कर चुके हैं। तो फिर भी आपको मैं 4-5 क्वेश्चंस 2024 के करा रहा हूं, 2-4 एग्जाम्स के। जैसे ये पहला सवाल है जो सीएचएसएल के टीयर 2 में आया था। ब्याज की दर पहले साल के लिए 2.5, दूसरे साल के लिए 2% हो तो 2 साल में 6,000 का ब्याज ज्ञात करें। तो मुझे लगता है कि आप कर लोगे इसको। अब मेरे लायक कुछ भी नहीं है, आपको ही बताना है। पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5 है और नेक्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है, तो 6,000 पे 2 साल का ब्याज बताइए। कोई भी मेथड लगाओ, आंसर बताओ। हो गया? एक्स प्लस वाई मेथड लगाई क्या आपने?
यस सॉरी, एक थोड़ा सा अर्जेंट कॉल था। चलिए, तो मैं बस बता ही रहा था, इतने में कॉल आ गया था। हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, आपने किस मेथड से किया है। ट्री मेथड से भी बहुत जल्दी हो जाएगा, एक्स प्लस वाई मेथड से भी जल्दी हो जाएगा, किसी से भी कर लो, बहुत सिंपल नंबर्स आपको दिए हुए हैं। ट्री मेथड से करें क्या, फर्स्ट ईयर 2.5% ब्याज लगेगा, नेक्स्ट ईयर 2% लगेगा। तो 6,000 का अगर मैं 2.5% निकालता हूं तो ये आ जाएगा आपका कितना, 150 रुपए। 6,000 का 2% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 120 रुपए, है ना, 2%। और ये मांगेगा इससे 2%, तो 150 का 2% कितना आ जाएगा, 3 रुपए। तो ये आ जाएगा आपका टोटल 273। आंसर आएगा आपका 273, ऑप्शन ए। क्लियर। ट्री मेथड से भी जल्दी हो रहा है। अगर आप चाहते हो एक्स प्लस वाई मेथड से, तो 2.5 प्लस 2 प्लस 2.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 4.5, और ये आ जाएगा 5, और नीचे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 0.05। तो जब ये दोनों जुड़ेंगे तो 4.55% आप निकाल लेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। हाँ या ना, करेक्ट है। हाँ, ठीक है। तो 273 यानी आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये हो गई आपकी ट्री मेथड, ये हो गई आपकी एक्स प्लस वाई मेथड। चलो आगे चलें। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 साल में 3 गुना हो जाती है, 9 गुना होने में कितना समय लगेगा, बताओ। 5 साल में 3 गुना, तो 9 गुना होने में कितने वर्ष। पेन कोई नहीं चलाएगा इसमें, सीपीओ 2024 का सवाल है, आप सोच सकते हो। सीपीओ, दिल्ली पुलिस, एसआई, जिनका वर्दी का सपना है ना, उनको, जिनको 2 स्टार चाहिए कंधे पर और अपने राज्य की वैकेंसी नहीं निकल पा रही है, उनके लिए मैं हमेशा उनको कहता हूं कि एसएससी सीपीओ सर्वश्रेष्ठ है। दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर, और बाकी भी अलग अलग डिपार्टमेंट में। हाँ जी। तो 3, ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 है, ये 5 इंटू 1 है, ये 5 इंटू 2 है, सो आंसर इज 10 ईयर, 10 साल। नेक्स्ट। 10,000 रुपए पर 20% की दर से 4,641 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। यदि चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से की गई हो तो मूलधन कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया। कुल मिला के आपसे समय पूछा है कि कितना समय यहां पर है। हमने भाई 10,000 रुपए दिए, उस पर हमें 4,641 रुपए ब्याज मिला। अगर इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो ये 46.41% होता है, और मुझे लगता है कि इतना हिंट मेरी तरफ से काफी है आपको आंसर बताने के लिए। धीरज, डरना नहीं है भाई, प्रैक्टिस पे भरोसा रखो, सब बनेगा। क्लियर। देखो, इन्होंने एक चीज कही है कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अर्धवार्षिक हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है, यानी जो 20% है वो क्या हो जाएगा, वो 10% हो जाएगा। रेट आधा हो जाएगा, तो 20% आधा होने के बाद बना 10%, टाइम आपका डबल हो जाएगा। मुझे बताइए कि 10,000 रुपए पर अगर 4641 ब्याज लगा है तो ये परसेंटेज में कितना होगा, ये परसेंटेज में होगा आपका 46.41। तो 10% 46.41 कितने वर्ष में बनता है, 4 वर्ष में बनता है। लेकिन क्या आंसर 4 आएगा, क्या नहीं। अगर इतना चैप्टर पढ़ने के बाद भी तुम आंसर 4 लगा रहे हो तो फिर तुम्हारा ना, थोड़ी सी फिर तुम्हारे को प्रसाद की जरूरत है। अब अर्धवार्षिक में अगर दर आधी हुई है तो समय दुगना हुआ है, तो एक्चुअल में समय 2 साल रहा होगा। भाई समय दुगना हुआ तो 4 साल, तो एक्चुअल में दुगना होने के बाद वो 4 साल हुआ है, यानी वास्तव में समय कितना माना जाएगा, 2 साल। 2 आंसर आएगा, ना कि 4। क्या कर रहे हो भाई 4 वाले।
इतना पढ़ने, और ये सवाल पहले भी कराया मैंने आपको, इतना पढ़ने के बाद भी ऐसी गलती। चलो आगे। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो राशि की गणना करें जब मूलधन 4,000 हो, 4,000 रुपए पर 22% की दर हो और 1 साल हो, और कैसा हो, अर्धवार्षिक हो। बताओ आंसर। अब सॉरी बोलने से क्या होगा, गई अब तो भैंस। भाई एग्जाम में तुम टिक लगा के आ जाओगे, फिर मुझे कितना ही सॉरी बोलो, उससे क्या होगा। चलो हो गया। देखो दर आधी करेंगे तो दर हो जाएगी 22 का आधा 11, और 1 साल का दुगना करेंगे तो वो 2 साल हो जाएगा। 11% का 2 साल क्या होगा, 1 साल का 11 तो 2 साल का 22, और 11 का वर्ग होता है 121। तो 22 और 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 23.21, 2r+r का स्क्वायर है ना। तो 11% का 2 साल क्या होता है, इतना होता है। तो 4,000 रुपए का आप 23.21% निकाल देना। 2 जीरो से 2 जीरो गया, दशमलव से 1 जीरो गया, तो 4 एकम हो जाएगा 4, आखिरी में 4 आएगा, 4 एक ही ऑप्शन में है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन सी। डन। चलो आगे, फाइनली लास्ट क्वेश्चन। 3 साल में 4500 रुपए 5,9,8,9,5 हो गए तो दर ज्ञात करें। मैंने 4500 रुपए दिए, जो 3 साल में क्या बन गए, 5,9,8,9 और 5, 3 साल में। तो दर पता नहीं क्या है। हाँ, अच्छा हाँ, मैंने तो आपको टॉक सेशन का भी कमिट किया था ना, कल रख लें टॉक सेशन, फिर मंडे से नया टॉपिक शुरू होगा। चलो अभी बात करते हैं, ये सवाल कर लो फिर पूछूंगा मैं आपसे। पोल क्रिएट कर दूंगा, यस या नो में आप बताना। हो गया। देखो भाई दशमलव है तो सबसे पहली फुर्सत में 10 का गुणा करो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा आपका 45,000, और ये हो जाएगा आपका 5,9,8,9,5। 3 साल में हमेशा ये किसी ना किसी के घन निकलेंगे, है ना। लेकिन पहले इनको देख लो कि क्या ये और कट रहे हैं, तो पहले काट दो, और नहीं तो आखिरी में किसी ना किसी के तो ये घन बनेंगे ही बनेंगे। तो अब यहां पर जब मैं देख रहा हूं 45 और आखिरी में 5 है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 45 से कटेंगे। तो 45 से ये तो क्लियर है 1,000 बार कट जाएगा, और यहां पर मैं भाग दे रहा हूं तो देखो 5 5 है, यानी ये 5 45 एकम 45 बचेगा, 1 4 और 8, है ना। 45 का 3, बहुत बढ़िया। ये 1,331 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, 45 से दोनों कट रहे हैं, और 3 साल है तो क्यूब रूट लगाएंगे। ये 10 का घन है, ये 11 का घन है, 1 रुपए ब्याज है 10 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, ब्याज की दर कितनी आ जाएगी, 10%। खत्म। आया। बोलो भाई, कोनो दिक्कत परेशानी। हम्म, तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हुआ।
रिकॉर्डेड कंपाउंड इंटरेस्ट अलग रहेगा, उसके सवाल और संख्या सब कुछ अलग रहेगी, और उसको भी आपको पढ़ना है। रिवीजन भी होगा, नए सवाल भी मिलेंगे और अच्छी चीजें होंगी। मैं रिकॉर्डेड के कारण कई सारी चीजें लाइव में इसलिए भी छोड़ता हूं क्योंकि रिकॉर्डेड और फिर लाइव दोनों सेम हो जाएंगे। तो आप अगर वो पढ़ोगे तो पूरा अलग कंटेंट, लाइव पढ़ोगे तो अलग कंटेंट, तो आपको दो तरफा फायदा इसमें हो रहा है। इसलिए रिकॉर्डेड भी आपको पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब मुझे आप लोग जल्दी से बताओ, मैं यहां पे क्रिएट कर रहा हूं पोल आपके लिए। कितने लोग चाहते हैं कि कल टॉक सेशन रख लिया जाए? अगर हम कल टॉक सेशन रखते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, मंडे को ही नया टॉपिक शुरू करेंगे, है ना। तो मैं यहां पे एक पोल क्रिएट कर रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट का टाइम है आपके पास, उसमें यस या नो में आप मुझे आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखो दिख रहा है क्या आप लोग को? टॉक सेशन का मतलब यह होगा कि हम उसमें बात करेंगे पढ़ाई से संबंधित, फिर आपको मुझे प्रश्न भी बताने पड़ेंगे। तो आपके प्रश्न भी आपको मुझ तक पहुंचाने पड़ेंगे कि आप बेसिकली क्या चाहते हैं टॉक सेशन में। दिख रहा है आपको टॉक सेशन? ऊपर टॉक सेशन है और उसको जब आप क्लिक करोगे तो यस और नो दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो जल्दी से अपनी अपनी राय व्यक्त करिए, कितने लोग चाहते हैं कल टॉक सेशन हो और मंडे से फिर नया टॉपिक शुरू हो। ठीक है, 92% लोग चाहते हैं कि कल टॉक सेशन होना चाहिए, 7% चाहते हैं नहीं कल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी फिर प्रोसीजर बता देता हूं कि आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। मेरी एक ईमेल आईडी है ADI, कैपिटल में लिख देता हूं, ADITYA PATEL और WINNERS, आदित्य पटेल विनर्स @ ये पूरा कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, इसके आगे भी लिख रहा हूं मैं @gmail.com। आपको मेल करना आता है ना, सभी को नहीं आता है तो सीख लो। तो आप अगर चाहते हो कुछ ऐसा प्रश्न मुझसे पूछना तो आपको अपना प्रश्न इस पे भेजना है। तो आप मुझे मेल करोगे, ये मेरी ईमेल आईडी है, उसमें आप अपना नाम लिख देना, अपने बैच का नाम लिख देना, आप कहां से हैं वो लिख देना। ठीक है, और इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर लिख देना। ठीक है, या कोई और भी चीज आपको ऐसा है कि आपको अपनी कुछ चीजें शेयर करनी है, कुछ भी है तो आप ये, तो आप अपना प्रश्न मुझे मेल करेंगे। मैं कल के सेशन के पहले और मतलब आज शाम तक आप अपने प्रश्न भेज देना, अभी अभी भेज देना, क्योंकि मैं शाम को 5-6 बजे के बाद फिर जो प्रश्न आएंगे वो नहीं देख पाऊंगा। तो आप चाहते हो कि सर कल इस चीज पे आप बात करो, मेरी इस समस्या का आप सॉल्यूशन दो, या मैथ्स में मेरी ये दिक्कत है, इंग्लिश में ये दिक्कत है, रीजनिंग में ये दिक्कत है, यहां दिक्कत वहां दिक्कत, जो दिक्कत है वो आप यहां पर मुझे भेजिए। कल मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछूंगा, कल मैं ऑलरेडी आपके प्रश्न लेकर आऊंगा और डायरेक्ट उन पर हम बात करेंगे। और प्रश्न ऐसे लेंगे जिससे सभी को फायदा हो, जो सभी की दिक्कतें कहीं ना कहीं हो, उन पर हम बात करेंगे, है ना। तो आप अपना प्रश्न इस ईमेल पर मुझे भेजे, आदित्य पटेल विनर्स, कंटिन्यू है, कोई स्पेस नहीं, @gmail.com। अब और अपनी बाकी डिटेल जरूर दीजिएगा, आपका नाम, और अगर आप चाहते हैं कि सर मैं आपको भेज रहा हूं लेकिन ये दिखाना मत, तो वो भी नहीं दिखाऊंगा, वैसे तो मैं दिखाऊंगा ही नहीं। बाकी आप फिर भी मेंशन कर सकते हो कि सर मेरी पर्सनल डिटेल शेयर मत करना, बस आप तो प्रश्न का आंसर दे देना, तो ये भी आपको लगे तो लिख देना। तो जो भी आपकी समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आप यहां पे मेल करिए, कल उस पर हम बात करेंगे, है ना। अब मेल कर कैसे करते हैं वो आप अपने आसपास किसी से भी पूछ लेना, आपको कोई ना कोई तो सिखाई देगा। ठीक है, मेल करना नहीं आता है तो सीख लीजिए, आज नहीं तो कल सीखना तो पड़ेगा। और आज की 21वीं सदी में अगर मेल करना नहीं आता है तो ये तो आना चाहिए वाली बात है ना, तो सीख लो उसको। टॉक सेशन ऐप पर ही होगा, हम ऐप पर ही मिलेंगे, ठीक है, सब कुछ यही होगा। तो कल, अच्छा इसके बाद क्या पढ़ेंगे वो भी बता देता हूं मैं आपको। इसके बाद हम पढ़ेंगे
अगले 3 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर है हमारा चेन रूल, जो हम शुरू करेंगे। बेसिकली चेन रूल टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है। तो टाइम एंड वर्क, चेन रूल, और उसके बाद आता है नल टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न। ये तीनों के कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो कई लोगों ने सुना ही नहीं होगा, ये कई लोग पढ़ाते ही नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं एक सवाल बोलूंगा आपको याद आ जाएगा। ऐसे सवाल आते हैं ना कि 2 आदमी और 4 महिलाएं मिलकर किसी काम को 10 दिन में, 8 आदमी 12 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में, तो 5 आदमी 6 महिलाएं कितने दिन में। ये वही वाला चैप्टर है। ये कोई पढ़ाते नहीं, टाइम एंड वर्क में ही 4-6 सवाल करा देते हैं। मैं इसको एक अलग चैप्टर की तरह पढ़ाता हूं। तो पहले चेन रूल पढ़ेंगे, फिर टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, फिर नलटंकी, पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे। ये 3 हमारे अगले चैप्टर्स रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो कल टॉक सेशन में आपकी और हमारी मुलाकात होती है। अपने प्रश्न जरूर भेज दीजिएगा मुझे मेल पर, और अपनी डिटेल्स लिखकर, और जो भी हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भाषा में जैसे आपकी दिक्कत हो, पर्सनल समस्या, पढ़ाई की समस्या, जो समस्या आपको लगे आप मुझे बताना। क्योंकि अल्टीमेटली आंसर तो देना मेरे ऊपर है, आपके प्रश्न का आंसर देना है नहीं देना है वो तो मेरे ऊपर है। तो जो मुझे लगेगा कि हाँ अच्छा सवाल है और इस सवाल से बाकियों को भी मदद मिल सकती है, तो मैं उन सवालों को शामिल करने की ज्यादा कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद। मुलाकात होती है अभी 11 बजे डेटा इंटरप्रिटेशन DI वाली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए।